इसके बाद मैं आज के मेहमान ख़ास जनाब सैयद सईद अहमद साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आएँ और अपने इल्म की जो एक लंबा तजर्बा है उसकी रोशनी से हम लोग को रोशनास कराएँ। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो रोज़ जज़ा का मालिक है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। उस रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस अदारे की जानिब से, तमाम मुंतज़िमिन की जानिब से, इस अदारे की जानिब से जितने वालिदैन माँ और बाप आए हैं उनका इस ख़ास नशिस्त में खैर मकदम है। मेरा नाम सैयद सईद अहमद है। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 21 साल से गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी मैं घूमते रहता हूँ। एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं 2006 से ये काम मैं कर रहा हूँ। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि काम करने मिलता है। मैं सरकारी नौकरी करता था पहले, एक कॉलेज में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे था। मेरा क्वालिफ़िकेशन MA बिलिब है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। 23 साल मैंने एज ए ग्रंथपाल अपनी खिदमात दी, किताबों के बीच में रहा और गवर्नमेंट जॉब था मेरा। और मेरे अगर मैं कंटिन्यू करता तो मेरी सैलरी 2.25 लाख के करीब होती। क्या वजह थी, वो कौन सी हिम्मत थी जो इतना बड़ा कदम उठाने के मैं लायक बना, औकात से बढ़कर। जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इंसान ज़िंदगी में करता है या सोचता है या करने का चाहता है, हालात मुआफिक नहीं रहना ये वजह बनती है और कदम उठाने से डरता है। ऐसे कई ख्वाब मट्टी में मिल गए। लोगों ने बहुत ख्वाब देखे अपने ख़ानदान को लेकर, अपनी औलाद को लेकर, अपनों को लेकर। तो मैं भी इसी भीड़ के इकाई था। मैं अपने क्लास का नॉर्मल बच्चा था, बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं था, बहुत डरपोक था। मेरे हिस्से में एक ट्रेनर आया, मेरे हिस्से में एक टीचर आया जिन्होंने मुझे संवारा। और सबसे बड़ी बात, वालिदैन का साथ, रिश्तेदारी, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड रैपो, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो माँ बाप के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। आई एम सो लकी कि मेरे हिस्से में ये चीज़ें आईं। और मैं जो सोचता था, बरसों लगे उसमें से निकलने के लिए। 2006 में मैंने 23 साल की नौकरी छोड़ी और तब से लेकर अब तक मुल्कीर सतह के तकरीबन 18 रियासतों के 650 शहरों में बहुत ही कम ऑडियंस के साथ, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, ये एक वर्कशॉप होता है ट्रेन करना। मैं आपको बच्चों की तरबियत कैसे करें, जानते तो आज बहुत कुछ हर आदमी जानता है, ज़रूरत से ज़्यादा जानता है, लेकिन मेरी ज़रूरियात क्या हैं और मुझे कौन सी चीज़ को समझना है ये बहुत ज़रूरी है। तो उस बारे में हमारी बात होगी। हमारे पास वक्त कम है, लेकिन इस कम वक्त में मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से देखिए, तालीम से बढ़कर तरबियत की ज़रूरत है। तालीम ज़रूरी है। जितने भी अंबिया कराम आए, रब्बुल इज़्ज़त ने पहले उनकी खुसूसी तरबियत की, उनको उस ओहदे का बिल्कुल, वो नबियों को अल्लाह ने पहले बनाया, तरबियत की और हमारे लिए ज़रिया बनाया। तालीम उनके ज़रिए हम तक पहुँची, पढ़ना, इक़रा पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ रहा था और जब मुझे फ़ायदा पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा इसमें मुझे काम करना चाहिए, अपना करियर इसमें बनाना चाहिए। और तकरीबन 5 साल की मेहनत के बाद, मुसलसिल कोशिश के बाद मैं ये हिम्मत जुटा पाया। अल्लाह ताला नीयतों पे फ़ैसला करता है। आपकी जैसी नीयतें होती हैं, शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। तो एक कंसेप्ट चाहिए ज़िंदगी में,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को मुख्तसर करता हूँ, तब से लेकर अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। सऊदी अरबिया, बहरीन, दुबई, यहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते हैं। और ये तकरीर से कहीं ज़्यादा ये ठीक है, आपको इस वर्कशॉप या इस मौजू की अहमियत और अफादियत पर हम आज बात कर सकते हैं। लेकिन मैं हमारे इस्लाही साहब से अक्सर इन्होंने मुझे तकरीबन 2019 में यहाँ गांव-गांव लेकर घूमे हैं मुझे। तकरीबन 10 शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुझे लेकर ये घूमे और हमने बात की। हमारे लिए एक मुख्तसर गैदरिंग चाहिए 100 पेरेंट्स माँ और बाप के साथ, तो इसका सही हासिल तब होता है। वरना जज्बाती बातें, लफ्ज़ी जुमलों की बंदिश ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक एहसास पैदा होना, वो इनफरादी तौर पर जब हम काम करते हैं अपने बच्चों के मसाइल को लेकर, तो इसका हासिल है। बहरहाल आज मैं मशकूर हूँ तमाम मुंतज़मीन का, हमारे अज़मत फाउंडेशन ग्रुप के तमाम कारकुनान का, अलमिन मिशन के तमाम लोगों का, जिन्होंने इस वक्त पर, इस मोड़ पर जहाँ पर अभी एकेडमिक शुरू हो रहा है, तो अपने बच्चे की सोच का हिस्सा कैसे बने, किस तरह से उनको आँखों की ठंडक बनाएं। सबसे बड़ा हासिल तो वही है, हमारे बच्चे हमारी आँखों की ठंडक बने। तालीम की अपनी अहमियत है, लेकिन कोई चीज़ हद से ज़्यादा तजाविज़ कर जाती है तो बिगाड़ पैदा होता है। घी बहुत अच्छा है, पी सकते हैं क्या? एक ही आइटम बहुत खा सकते हैं क्या? सबके समझने का, सबकी सलाहियतें डिफरेंट होती हैं। कोई फास्ट होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। लेकिन याद रखें, हर बच्चा ख़ास होता है, कोई किसी से कमतर नहीं होता। तालीम का सही मतलब ये है सही लिखने, सही पढ़ने आना, और वो तालीम जो संवारे, निखारे। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन घरों में हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको हमारा सलूट है, लेकिन तरबियत की कमी की वजह से वो हाईली क्वालिफाइड बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। तो ऐसी तालीम क्या काम की साहब, जो मोहल्लों की काम ना आए, अपने वालिदैन की भी काम ना आए, न रिश्तेदारों के लिए काम आए। मैं एक जुमला बोल रहा था, तालीम से बढ़कर तरबियत की ज़रूरत है। वो मट्टी का गोला, हम मट्टी गारे से बने हुए हैं, वो मट्टी का गोला हम एक अदारे में लेके जाते हैं, इल्म की रोशनी से रोशनास हो जाए, इल्म उसको निखारे, संवारे, उसकी अपनी अहमियत है। जब वो बच्चे को आप ले जाते हैं, वो मट्टी अगर सॉलिड है, ज़रख़ीज़ है, तो इल्म के बीज जो बोए जाएंगे वो परवान चढ़ेंगे। वो मट्टी में अगर कस है तो असातिज़ा की, तालीमी इदारों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हम जिन बच्चों की तरबियत अप टू द मार्क होती है, डेफिनेटली वो मट्टी ज़रख़ीज़ होती है। जिन घरों में प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, वो बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी पर इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, माहौल का। सुबह से शाम तक हम जिस माहौल में रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम बच्चों को नहीं चाहते, जान से बढ़कर चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और तरबियत के सही मफहूम नहीं समझ पाते। पालने का नाम तरबियत नहीं है, ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम तरबियत नहीं है। पालता तो हमसे अच्छा जानवर भी है बच्चों को। इंसानी बच्चों को कुर्बत चाहिए, साथ चाहिए। मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में या रोज़गार के मसाइल को लेकर अगर आप घर से दूर हैं, तब भी बॉन्डिंग रिलेशनशिप में रेपो रखा जा सकता है। माँ अकेली पड़ जाती है, बाप रोज़गार की तलाश में बाहर हैं, बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, वो हर सिचुएशन को समझते हैं। याद रखिए,
वो हमसे ही सीखते हैं, किताबों से बाद में सीखते हैं, हर चीज हमसे ही सीखते हैं। तो इन हालात में, मौजूदा जो हालात हैं, पर्सनालिटी पे इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का। तो आज का एनवायरनमेंट, रिश्तों की कमजोरी, घर में बिगाड़, ये सारी चीज तो अपनी जगह हैं। एडिशनल ये सोशल मीडिया, ये नफरती माहौल, यकीन जानिए बहुत भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं। आने वाली नस्लों को अगर प्रॉपर तरबियत नहीं मिली तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। हम अपने हिस्से का काम करें, वो काम क्या कर सकते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूँगा फ्यूचर में अपनी मर्जी से, देखिए ये तरबियत आपको ट्रेन करना है, बच्चों की सोच का हिस्सा जब तक आप नहीं बनेंगे। हमारे इस्लाही साहब ने एक किताब लिखी, ये आप तक जरूर पहुंचेगी कि बच्चा आपसे क्या चाहता है। बहुत खास मौजू है ये, बच्चा क्या चाहता है। हम अपनी मर्जियां, अपनी ख्वाहिशें उस पर लाते हैं। बच्चे की सोच का हिस्सा जब आप बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बच्चा क्या चाहता है। क्योंकि हर एक की फितरत अलग है, मिजाज अलग है। आप अपने अधूरे ख्वाब उसमें मत देखिए, कंपैरिजन मत कीजिए, परसेंटेज की दौड़ में मत भगाइए। उसकी कमजोरी के साथ उससे प्यार कीजिए। अब मामला क्या होता है, पैसे की बुनियाद पर हम वो सब कुछ खरीदना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है। खाना बहुत कीमती होगा पर बच्चे का हाजमा तो सही है उस लेवल का। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, हमारे जज्बात कुछ काम नहीं आते, हमारी जहालत में मुंतकिल हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें याद रखिए, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड रैपो, हम आहंगी, रिश्तेदारी और ताल्लुकात। शख्सियत साजी, तरबियत इसी से बनती बिगड़ती है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी पर इन्वायरमेंट का, माहौल का असर होता है। आज का माहौल क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इन नफ़रतों भरे माहौल में जब तक हमारी आने वाली नस्लें अपनी सलाहियतों को उजागर करके अपने हिस्से का चिराग नहीं जलाएंगी, जब तक वो काम की नहीं बनेगी, तब तक नफ़रतें ख़त्म नहीं होंगी। जो इंसान काम का होता है उससे कोई नफ़रत नहीं करता। एक अल्लाह की इबादत और तमाम मखलूक की खिदमत, हम जानते बहुत कुछ हैं, तो करना क्या है। ये जो रिश्तेदारी यहां से शुरू होती है। मियाँ बीवी, हर घर में कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी होती है। मियाँ बीवी की हैसियत खानदान के लिए उस तरह की है, कील में 2 सिरे में, और उसमें पूरे घर के कपड़े सूखते हैं साहब। अगर वो मजबूत है, वो अंडरस्टैंडिंग है, कीले मजबूत हैं, दीवारें मजबूत हैं घर की, तो डेफिनेटली हमारा अंदर का जो गदलापन है, गीलापन है, जो सफाई के लिए हम सुखाने के लिए रखते हैं, डेफिनेटली वो फायदेमंद होगा। तो रिश्तेदारी, ये सर्वे हुआ है, जिन घरों में रिश्तेदारी अच्छी होती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घर का माहौल, बाप जब घर में दाखिल हो, वो बाप घर का हीरो होना चाहिए। एंट्री होने के साथ मासूम बच्चे अपने बाप को, माँ बाप को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे भी इस्तेमाल होती है, वहाँ कौन से आदाब होते हैं। बाप दाखिल होने के साथ कई घरों में बच्चे अब्बू बोल के चिपक जाते हैं, अब्बा का उसको अंदर दो, वो ठाकुर बन जाता है साहब। बच्चे दबक जाते हैं, अब्बा आने के साथ
कई घरों में सन्नाटा छा जाता है। अब्बा बाहर की निगेटिविटी लेकर दाखिल होते हैं, उसके असरात पूरे घर पे पड़ते हैं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा यहाँ से होना चाहिए। बच्चा जब भी आपको देखे मुस्कुराते हुए पोजीशन में देखिए। एक रिलेशन ही ख़त्म हो चुका है कई जगहों पर। वो हमारा दोस्त कब बनेगा, कंधे पर नाचे कूदे, यहाँ से शुरुआत होती है। और उसको लगे कि ये सब कुछ मेरे, देखिए बच्चे से दूरी कब होती है, जब बच्चा छोटा होता है 3-4 साल तक हम बहुत अट्रैक्शन में रहते हैं उसके, पूरे घर का मरकज होता है बच्चा हो। और उस बच्चे को पूछे, 3-4 साल के बच्चे को पूछे आप जिंदगी में किसके जैसा बनना चाहते हैं, डेफिनेटली बच्चा बोलता है अब्बू जैसा, अम्मी जैसा। हम बच्चे के दिल के करीब होते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पेरेंटिंग को जानते हुए भी गफलत की वजह से बच्चा उनसे दूर होने लगता है। पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब दूर हो गया, उसकी सोच का हिस्सा हम बन ही नहीं पाते। मैं मुख्तसर कहता हूं, जैसे ही बच्चा जब स्कूल जाता है, कुछ दिनों बाद, अब तक हम उसकी चाहत की फहरिस्त में नंबर 1 पे थे। अब नई दुनिया में गया, नए बच्चों से मिला, तो उसके फ्रेंड्स भी आ गए और धीरे धीरे टीचर उसकी ज़िंदगी में आ गया। और जब ये बाहर की दुनिया में जाता है और हम भी, बच्चा बड़ा होने लगा ये सोचकर उसको वक्त नहीं देते, कम वक्त देते हैं, सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, क़ुर्बत चाहिए। और उसकी वजह धीरे धीरे बच्चे की फहरिस्त में हमारा नंबर नीचे आने लगता है। लिस्ट में नाम होता है, बहुत नीचे आने लगता है। तो उसके आइडियल हम नहीं रहते, उसके आइडियल बनते हैं टीचर या ऐसी कोई पर्सनालिटी जो जिससे उसको शफकत मिलती है, प्यार मिलता है, वक्त मिलता है। फिर बहुत हो गया तो अब तो सोशल मीडिया है, अब तो बहुत सारे ज़ीरो उसके लिए हीरो बन जाते हैं। फिर वो हमारे, देखिए जिन बच्चों को कुर्बत मिलती है, यकीन जानिए ऐसे बच्चे मोबाइल का शिकार भी कम होते हैं। आपको बच्चों को लेकर एक डिज़ाइन आज से बनाना होगा 24 आवर्स का। तो वो क्या होगा, तो रिश्ते में जब मजबूत होने लगते हैं, अब ये धीरे धीरे जब बच्चा 13-15 साल, 14-17 साल का होता है, हम उनके आइडियल ही नहीं रहते, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, दूरियां बढ़ती हैं साहब। तो कहाँ से पर्सनालिटी बनेगी, वो दोस्त बना ही नहीं पाता। हम उसके साथ वक्त ही, उनके साथ वो किस तरह से वक्त निकालें मसरूफ तरीन जिंदगी में भी, इस पे हम बात करेंगे। तो रिलेशनशिप, आज जिस घर में आप जाते हैं, देखिए नेगेटिविटी, मनफी सोच बहुत ज़्यादा है। मैं खाली मिसाल देता हूँ, बच्चा झूठ बोलना, झूठी तारीफ करना, दोहरी शख्सियत को अपनाना कहाँ से सीखता है, घर से सीखता है साहब। अब्बा को कोई बुलाने आता है, अम्मी बोलती है नहीं है करके बोलो। ये बहुत सारी मिसालें आप सब जानते हैं। अब्बा सोफे पे बैठे, मैं दिल्ली में हूं। और याद रखें, अगर आपके करीबी रिश्तेदार के पास आप बरसों से जानते हैं और अचानक आपने महसूस किया कि उनके बच्चे जिस तरह से आपकी ताज़ीम इज़्ज़त करते रहे हैं, कुछ दूरियां आ चुकी हैं, वो बच्चे आपके पास भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी गैर हाजिरी में उसके माँ बाप ने उनकी बुराइयां की हैं, ख़राब आदमी बताया है। तो कहाँ से सीखा साहब, ये घर से ही सीखा ना, एक बाउसूल जिंदगी। तो ये जो गैप ना हो, 18-19 साल के बाद बच्चा सिर्फ एक रिश्ता रहता है, लेकिन रिश्ते के असल मफहूम भाव बनकर उड़ जाते हैं, उसकी सच्चाई बहुत कम होती है, मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती, लेकिन अपनायत, उसको समझने वाला कोई नहीं होता। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, एहसानात जताते हैं,
पड़ोसी बच्चे का कंपैरिजन करते, देख उनका बच्चा देख, उनका बच्चा देख, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया, ऐसा ना जताते हैं। किया आपने, लेकिन जो काम करना था वही हमसे हो नहीं पाया। और घरों में रिश्तों को लेकर दरारें इतनी पड़ी हुई हैं। सबसे अफसोस की बात है, जो बुजुर्ग लोग हैं आज उनकी हालत भी काबिल रहम है। याद रखिए, रिलेशनशिप, रेपो और बॉन्डिंग ताल्लुकात वक्त देने से डेवलप होते हैं। वक्त कैसे दें? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है हम कहाँ देखते हैं? उसके गोद में लेने के साथ बच्चे को कहाँ देखते हैं? भाई प्यार जब बच्चे से करते हैं तो देखते कहाँ हैं? कहाँ देखते हैं? भाई बच्चे को गोद में लेते हैं तो कहाँ देखते हैं? चेहरे में कहाँ देखते हैं? आंखों में देखते हैं। आई कांटेक्ट, आंखों में देखते हैं। और आंखों में लेकर जब बच्चा थोड़ा 1-2 महीने का होता है तो वो हमारे एक्सप्रेशन समझने लगता है। वो तो डर जाता है, आप हंसते हैं तो हंसता है, तो सीखता इसी से तो है, देखने से और सुनने से। जुबान, अदब, तहजीब किताब से नहीं सीखता हो, आदाब के साथ किताब से नहीं सीखता, इन्वायरमेंट से सीखता है। हम अपने उसके दादा की इज्जत करते हैं तो वो भी इज्जत करेगा, दादी की इज्जत करते हैं तो वो भी करेगा, रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, यही सीखता है। और कुछ घरों में बराबर इस पर अमल किया जाता है, कुछ घरों में लापरवाही होती है। तो उसकी आंखों में देखना। तो बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड रेपो को डेवलप करना है तो दिन में 3 बार अपने बच्चों को मिला कीजिए। अगर आपके वालिद आजकल प्रॉब्लम्स हैं, गल्फ में है, सऊदी में है, माँ को डबल रोल अदा करना है। माँ ये काम बहुत एहतमाम से करे, उसकी आंखों में आके डालकर सुनना है, सुनाना कुछ भी नहीं है। हम सुनाने को तरबियत समझ रहे हैं। उसकी सोच का हिस्सा हम तभी बन सकते हैं जब हम उसको सुने। जब वो स्कूल से आता है, पहली बात तो जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाते वक्त उसको तैयारी करके जब भेजते हैं, आने के बाद उसका वेलकम रखना, उसका वेलकम करना, 3 मिनट देना साहब उसको कंसंट्रेशन के साथ, और 3 मिनट उसकी आंखों में देखिए। और एक आदत दिलाइए कि वो 3 मिनट 13 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी हो सकता है, आपकी फुर्सत के हिसाब से है। उसको 3 मिनट सोच का हिस्सा बनना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी बकवास बेपर की बातें सुनना जिसका कुछ मतलब नहीं होता, उसकी शरारतें सुनना, उसकी गलतियां सुनना। वो शरारतें करता है, वो मन की बात बोले, वो दोस्तों को बोलने के बजाय हमको मन की बात बोले, गलती का इकरार करे। और जब वो गलत बात करता है उसी वक्त टोकना नहीं है। आपको पता चला है कि इसमें ये खराबी है, उसका सॉल्यूशन तलाश करना है, इमीडिएट डांटना नहीं है। अब कई जगह ऐसा होता है, बच्चा कोई चीज उठा के लाया और फौरन आप दाब दिए, तो ठीक है उसको लो, इजी लो। या फिर कुछ माएँ जहालत की ऐसी होती है, अच्छा अपने पास वो चीज नहीं थी रख लो, ऐसा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है। तो बहरहाल 3 मिनट सुबह स्कूल से आने के बाद, रात के खाने पर, और वालिद मोहतरम बिला नागा वीडियो कॉल के जरिए बात करने की आदत डालें बच्चे के साथ, और उनको कुछ पढ़ाई के बारे में कभी ना बोलें। आज हम बच्चों से बात करते हैं, पढ़ाई कैसे चल रही, छोड़ दो यार, वो है ना उनके पास, फिर आपसे दूर भागेगा। वो होमवर्क हो गया क्या, पढ़ाई क्या हुई। इस पीरियड में आप रिलेशन को डेवलप करना चाहते हैं एज ए बाप, उसे डिस्कस कीजिए, उससे बातें कीजिए, उसे सुनिए। ये आदत डालिए, ये आदत होना, जिस तरह से खाने की आदत है, सोने की आदत है, उस तरह से उसके जहन का हिस्सा बनने की आदत है। 3 मिनट कम से कम रोजाना मिलना, ये आदत बन जाएगी तो आप बच्चे के हुकूक अदा कर रहे हैं, चिल्ड्रन राइट्स जिसको बोलते हैं। जैसा इस्लाही साहब ने जो किताब लिखी है, वो सोचता क्या तब मालूम पड़ेगा ना।
उसके दिमाग में क्या चल रहा है तब मालूम पड़ेगा ना। फिर आंखों में देखने के बाद उसकी कैफियत पता चलता है। कई बच्चों के साथ ज्यादतियां होती हैं, जुल्म होता है, आपको तो पता है। मासूम बच्चों के साथ भी रैप होते हैं, असमत दरी होती है, हमको पता ही नहीं चलता। उसके साथ ये भी डिस्कस करने की जरूरत है। जब उससे रेपो रिलेशनशिप बनेगा तो उसको बोलना पड़ेगा अपनी बेटी को, बेटे को, बेटा आपके जिस्म के ऐसे कई हिस्से हैं जहां हम भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर कोई लगाता है तो पहले हमको आके बोले, वहां से चीख कर भागें, दौड़ें, अपने आप को मुजरिम लाचार न समझें। ये तरबियत में आता है साहब। हम अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। लड़कियों की तरबियत अच्छी होती है बनिस्बत लड़कों के, इसलिए आज लड़कियां ही पढ़ रही हैं। ये ठीक है, लेकिन साहब आज जरूरत है, एक मुहिम चली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब जरूरत है बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। बेटे को बचाना है। अब बेटी की 10 मिनट भी बेटी लेट आती है तो माँ बाप बेचैन होते हैं, होना लाजमन है, होते ही हैं। बेटा 2 घंटे लेट आता, कान पे जू नहीं रेंगते साहब। अब्बा पे गया ना। प्लीज जितनी सख्तियां और जितना प्यार, बैलेंस लड़के के लिए भी उतना ही वक्त दें और लड़कियों के लिए भी उतना ही वक्त दें। तो एक शेड्यूल बनना चाहिए। तो सोच का हिस्सा बनना, उससे बहुत सारे डिस्कस होनी चाहिए जिंदगी और मौत के बारे में, अखलाकियात के बारे में। जब हम बताते हैं तो बच्चा वो हम में है क्या ये जायजा लेगा। खानदानी इख्तिलाफ है, चाचा के साथ बिल्कुल नहीं जमती, बड़े अब्बे के साथ दुश्मनी है, वो रहेगी, लेकिन तुम नहीं करना चाहिए। वो आपको डांटेंगे, उनकी डांट सहना चाहिए, ये क्लियर हो जाए। और बच्चों के साथ अपने खानदान वालों की बुराइयां ना करें। तो ये बहुत सारी चीजें मैं याद दिला रहा हूं, आप सब जानते हैं। तो ये 3 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, करके देखिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे शरारत करते हैं। वो बच्चा ही नहीं होता जो शरारत नहीं करता। बच्चे का हक है शरारत करना, हमारा काम है तरबियत देना और अल्लाह से दुआ मांगना। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, अपने हिस्से की रोशनी उसको दे सकते हैं। अगर सभी हमारे हाथ में होता तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद नाफरमान नहीं होती। ये मिसाल अल्लाह इसलिए दिया है कि हमको अपने हिस्से का काम करना है। आज के बाद प्लीज 0 एज से लेकर एट द एज ऑफ 14-17 तक ये मामूल होना चाहिए बच्चे से मुलाकात। हफ्ते में एक बार पिकनिक, गेट टुगेदर। जो घर में खानदान में बीमार है उसे खैर आफियत, ये रिलेशनशिप डेवलप होता है साहब। इसी से ताल्लुकात भी बनते हैं और इसी से एक हम आहंगी पैदा होती है। और नतीजा क्या होता है, आपने जब एक आदत डाली साथ बिताने की, जिस तरह से जिस दिन मुलाकात नहीं होगी बच्चा बेचैन होगा, फोन करेगा, आज बाप से बात ही नहीं किया। मैं एक वाकया बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद की उम्र 92 ईयर्स है और उनकी खुद की उम्र 75 ईयर्स है। तो वो बच्चों से, उनकी बचपन से उनकी तरबियत ऐसी भी थी, हर बात वालिद से शेयर करना, कुछ भी, और वालिद से मशवरा लेना। अब एक एज ऐसी आ गई कि अब वो मशवरे देने के लायक नहीं रहे। अब 92 ईयर्स में क्या मशवरा देंगे। और 10 साल हो गए, वो बिजनेस से भी दूर हो गए। लेकिन मामूल, उन्होंने कहा कि मैं मामूल को नहीं तोड़ा, मैं रोज़ाना 15 मिनट 10 मिनट काम पर जाने से पहले या दीगर ज़रूरियात पूरी करने से वो टाइम पर वालिद से मिलता हूँ। और कभी कभी तो आर्टिफिशियल मसाइल रखता हूँ जो होते भी नहीं है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी एक बात लेकर, और वो सुनकर हस्बे आदत वो मशवरा देते हैं। और मशवरा देने के बाद जब मैं निकलता हूँ तो मेरे पोता पोती भी जवान हो चुके हैं। मेरे जाने के बाद उनको बोलते हैं, देखे मेरा बेटा रहे तो ऐसा रहना चाहिए, आज भी मुझे बगैर पूछे कि कोई काम नहीं करता। इसी को कहते हैं साहब आंखों की ठंडक। वरना आज बूढ़े कोने में पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं साहब उनका। यकीन जानिए, हमारा बुढ़ापा अगर सुकून से गुजारना है
आज पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। आंखों की ठंडक, मेरा बच्चा जनाजे की नमाज मेरा बच्चा पढ़े, ये तरबियत होनी चाहिए। कब्र में वो उतारे, पड़ोसी की तरह जनाजे में न खड़े रहे। दूर खड़े रहते हैं बच्चे, जिसके घर में मैयत होती है, देखिए सदमा होता है, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं रहा ना, वो जो क्लोजनेस होना चाहिए था। तो आज भी वक्त है, जहां से जागे वहीं से सवेरा। आप अगर 3 वक्त उसको टाइम दे रहे हैं तो आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं, बच्चे का बचपने का हक अदा कर रहे हैं। कल हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा भी एक बचपना है, क्योंकि हमने उसके बचपन वाले बचपन में साथ दिया था, वो हमारे बुढ़ापे वाले बचपन में हमारा साथ देगा, हमारे करीब में बैठेगा, वो हमारी पसंद की चीज़ें खिलाएगा, वो हमारी देखिए घर में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बच्चा जो दादा दादी होते हैं, मुबारकबाद के लोग वो मुस्तहिक हैं जो अपने बुजुर्गों की इस तरह से इज्जत करते हैं। तो ये बॉन्डिंग रिलेशनशिप, ये कहीं देखिए कैरेक्टर जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपके कैरेक्टर की डिग्री नहीं दे सकती, एटीट्यूड की डिग्री नहीं दे सकती। ये घर से ही बन सकता है, या फिर जिन घरों में ये सहूलतें नहीं होती उनके हिस्से में अच्छे लोग आते हैं, दर्स व तदरीस से वो निखर जाते हैं, उनके जिंदगी में एक टीचर आता है या कोई मोटिवेटर आता है जो जिंदगी बदल देता है। तो मैं हमेशा एक नज्म सुनाता हूं ताकि एहसास हो जाए। यकीन जानिए, वो बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ जो कल घर का सरदार थी, कल तक घर की सरदार थी, उसके लिए प्रायोरिटी थी, वक्त के साथ वो कोने में चली गई, कोने में चला गया, कोई घर की एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो प्लीज़ यहीं से अपने आने वाले नस्लों को आंखों की ठंडक बनाना चाहते हैं तो ये हमारे मंसूबे में, पेरेंटिंग के मंसूबे में शामिल होना चाहिए। तो मैं एक वाक़या हमेशा बोलता हूँ, एक गैर मुस्लिमों में तो अक्सर, अब तो मुसलमानों में भी ये बातें आ रही हैं, बड़े शहरों में ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को रखना, आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप देखते होंगे, तो वो तो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, वो खुशी से जाते हैं। और वो लोग जब माँ और बाप को यतीम खाने में रखते हैं तो उनके टच में रहते हैं, कायदे से उनके प्रोग्राम में रहता है कि इस दिन बच्चों के साथ जाके मिलना है, उनको वक्त देना है। तो एक साहब थे ताजिर, 15 साल से उनकी वालदा एक ऑर्फनेज में थी, सॉरी ओल्ड एज होम में थी। एक दिन वो अक्सर टच में रहते थे, बराबर मिलते थे। एक दिन फ़ोन आया, आपकी वालदा बहुत सीरियस है, फ़ौरन आइए। तो ताजिर दौड़ता दौड़ता चला गया। तो डॉक्टर ने कहा ये इनके ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, 5-6 घंटे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिल वक्त ये सुन भी सकती हैं, समझ सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकती। तो उसने वहीं माँ के पास बैठा और माँ से पूछा, माँ आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है ताकि मैं पूरी करूं? माँ कुछ नहीं बोली। बार बार इसरार करने के बाद माँ ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, बेटा। तो माँ ने अपनी आंखों में आंखें डाल के उसको बोला, बेटा इस ओल्ड एज होम में गर्मी के दिनों में अगर यहाँ एसी लग जाए बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ एसी लगा दे, फैन है पर एसी ज़रूरी है। तो जज्बा आया, मोहब्बत जागी, उसने फ़ौरन इंक्वायरी की और आधे घंटे के अंदर रिक्वायरमेंट नोट कर ली, फ़ोन करके ऑर्डर भी दिया। खुशी खुशी माँ के पास आया, माँ को बोला, माँ एसी लग जाएंगे, लेकिन माँ एक बात बताना, आप बरसों से रह रही हैं, पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैं तो पहले भी लगा सकता था, आप बोलती तो लगा सकता था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो माँ ने उसकी आंखों में आके डाल के बोला, बेटा मुझे गर्मी सहने की आदत है, आपको नहीं है ना। मेरे बाद किसका नंबर रहेगा? आपने मुझे भेजा है तो आपके बेटे भी आपको यहाँ भेजने वाले हैं। ये दिल दहला देने वाले वाक़यात बेंगलोर में आजकल जो अपने मोहल्ले, अपने ख़ानदान को छोड़कर जो बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, जाएं,
लेकिन परिंदे की तरह वापस घर को भी तो लौटें। नहीं लौटते साहब, उनको दुनिया में ही जन्नत चाहिए और जन्नत छोड़कर आना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारी को निभाना। तो ये टॉपिक बढ़ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे वाक़यात आपको, जो बेंगलुरु की बात बता रहा था, एक साहब का बच्चा, उनको बड़ा फ़ख्र था कि बच्चा अमेरिका में है, फलां है, ठीक है। आखिर हालत में कोई खिदमत के लिए तैयार नहीं था। आपको पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके आस पड़ोस में देखिए ये खबरें मिल जाती हैं। जब इंतकाल के वक्त बेटा तो आ गया, नमाज जनाजा बेंगलोर की सिटी जामा मस्जिद में होने वाली थी, तो नमाज जनाजा पढ़ने से पहले वारिस की इजाज़त लेते हैं। तो भाई वारिस कहाँ है पूछे, तो वारिस वहाँ थे नहीं, एक ही बेटा था। पता चला कि मस्जिद के बाहर ही रुके हैं। लोग दौड़ते दौड़ते गए, भाई चलो आपकी इजाज़त चाहिए, मस्जिद में चलो। बच्चे ने बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से कहा कि मेरे जूते बहुत कीमती हैं, चोरी हो जाएंगे, आप पढ़ लो ना। साहब हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं ये, बिना तरबियत के। वो बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसको तरबियत ही ऐसी मिली है, इसीलिए तो खानदान देखा जाता है। पढ़े लिखे जाहिलों की कमी नहीं है, तरबियत तालीम की कमजोरी को छुपा देती है। ये स्कूल जो खुले हैं आज, जरूरत है डॉक्टर इंजीनियर तो बने, अच्छा इंसान पहले बने। अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो वो नज्म के बारे में कह रहा था, एक एहसास दिलाने के लिए, रोने से इंसान मोटिवेट नहीं होता, एक एहसास पैदा करने की जरूरत है। इमोशनल बातें करने से भी शख्सियत नहीं बनती। यहां से आप जाएंगे, एक लाए अमल लेके जाएं कि मेरे बच्चे की सोच का हिस्सा बनने के लिए कम से कम 3 टाइम उससे मुलाकात तो करें, उससे डिस्कस करें। तो ये पेरेंटिंग वर्कशॉप में उस माँ के नाम, उस बाप के नाम, मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना, कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। हाथ मेरे घर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा है। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी। कपड़ों की तब्दीली में अगर देर लगा दूं या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी। नहाने में सुस्ती हो जाए तो मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से छिड़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हीलो बहानों से तुमको आमादा करती थी। मेरे ये कमज़ोर कदम कर जल्दी जल्दी उठ ना पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार न करना। भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरे बाहों के हल्के में गिरना और संभलना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रथ पकड़ न पाऊं, याद माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझको नरमी से समझा देना, मुझसे मत बेकार उलझना, मुझे समझना, उकता कर घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मारकर करची करची काट न देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी। जो कुछ दोहराने को कहते वो दोहराया करती थी। घर में जल्दी समझ न पाऊँ, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊँ, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मैं कुछ सीख सकूँ। मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना और आंखों में आके डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझे झिड़की ना देना,
ये न कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खूकू करके शोर मचाती रहती हैं। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब मैं खाना न खाऊं तो मुझको मजबूर न करना, जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना। परहेजों की आड़ में हरदम मेरा दिल रंजूर न करना। किसका फर्ज है हमको रखना? माँ बाप। किसका फर्ज है हमको रखना? इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना। जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना। गरचे एक दिन हम कह दे अब जीने की चाह नहीं है, तुम हम पर नाराज न होना। जीवन का ये राज समझना, जीवन में जब रूह निकल जीने की आस उड़ जाती है, सांस की डोर रह जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। गरचे जीवन की इस दौड़ में हमने सब कुछ हार दिया है, हमारे दामन में जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब हम मर जाएं तो हमको हमारे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। हमारे प्यारे रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर कर दे, जैसा उसने बचपन में हम कमज़ोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक हम में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, जहन में दुआ मांगी आपके लिए। याद रखें, तालीम तालीम तालीम, नो डाउट तालीम की बहुत बड़ी अहमियत है। जहालत कुफ्र की हद तक पहुंचा देती है, लेकिन बिना तरबियत के तालीम बेकार है। वो औलाद, पढ़ी लिखी औलाद जो अपने माँ बाप का नहीं बन सकती, औरों का क्या बनेगी? न समाज में उनसे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, न खिदमत खल्क की बात होगी। मज़हब संवारने के लिए शख्सियत साजी के सारे लवाजिमात हमको कुरान मजीद से मिलते हैं और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। याद रखिए, यहीं से तरबियत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने बच्चों को वक्त दें ताकि वो बुढ़ापे में हमें वक्त देंगे। और ये तो बात होगी तरबियत की। यकीन जानिए, ये 3 चीज़ों का आप कांटेक्ट रखिए, एक अरसे बाद आपके बच्चों के एटीट्यूड में फ़र्क आएगा, तब्दीली आएगी। क्योंकि हम उनका सुनते रहे हैं, वो हमारा भी सुनेंगे एक एज के बाद। अब यहाँ से जब स्कूल को आप, वो मट्टी का गोला, देखिए ज्योग्राफिकल एक टर्मिनोलॉजी है, स्पिरिचुअल डेल्टा कहते हैं। ऐसी ज़मीन जिसके अतराफ में 3 नदियाँ बहती हों, वो ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ होती है। तो हम भी मट्टी गारे के बने हैं। हमारे अतराफ में वो 3 नदियाँ हैं, रिलेशनशिप, रेपो और बॉन्डिंग। ये मुयस्सर होगा हमारी आने वाली नस्लों को, तो हर नफ़रत का मुकाबला कर सकते हैं, दरगुजर करने वाले, माफ़ करने वाले बन सकते हैं। और यकीन जानिए, माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला बहादुर होता है। मोहसिन इंसानियत का सबसे बड़ी तरबियत यही तो सिखाती है। अब यहाँ से बच्चों की सोच का हिस्सा बनने के लिए मैं पहले तो एक वीडियो बनाता हूँ। अपने बच्चे की इज्जत करना सीखिए, कमज़ोरी के साथ प्यार करना सीखिए, उस पे जहन पर वो बोझ मत डालिए जो बर्दाश्त नहीं करता। यकीन जानिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं होते हैं। स्कूल के साथ आपका रेपो अच्छा होना चाहिए। बच्चे को स्कूल के साथ रिश्ता कैसे हो, एक ताल्लुक होना चाहिए, बॉन्डिंग में आता है ये, दोस्ती होनी चाहिए। आपका लखते जिगर नूर नज़र जिस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के असातिज़ा कराम आप के लिए काबिल सद एहतराम हों। अगर डिस्प्यूट है तो बच्चे तक बात ना पहुँचे। बच्चे के सामने किसी भी असातिज़ा के ताल्लुक से बैड रिमार्क्स कभी भी नहीं बोलना चाहिए, वरना वहाँ से तालीम नहीं सीखेगा, वो उनकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो एक उस्ताद की अहमियत माँ बाप के बाद सबसे बड़ी कोई है तो वो उसकी है।
मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको कि अपने बच्चे को रोजाना स्कूल के लिए दूल्हा बनाकर भेजिए। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ कॉन्शियस जो ग़िज़ाएं आप देते हैं बच्चों को, एक 2 मिनट रुकेंगे प्लीज़, प्लीज़ 2 मिनट रुकेंगे प्लीज़ प्लीज़, बस भाई आखिरी क्लाइमेक्स में पहुंच रहे हैं हम मोहद्दरत के साथ। अज़ा हो रही हैं, इधर सपोर्ट करें मेरे को। मेरा वो है ना, ये खोल के दें, ये मेरा खोल दें प्लीज। चलो जब तक आज़ाद ऑडियो की जरूरत नहीं, अगर ऑडियो होता है तो लाइट रखिए। नहीं मैं हाथ से कर दूँ, मिल गया। एक छोटी सी एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, वक्त कम है हमारे पास, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पेरेंटिंग वर्कशॉप इतने फास्ट में नहीं होता। इसके लिए मखसूस जहन बना के आना पड़ता है और समझ में आना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद आप कौन से पॉइंट पर, एक पॉइंट पे भी आप अमल करेंगे ना, राहें वहाँ से बनती है। सिर्फ बच्चों की सोच का हिस्सा बनिए, उसको हर हाल में कबूल कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए पड़ोसी बच्चे से। हम बार बार कहते हैं फीसद के दौड़ में मत गंवाइए। आर्ट्स पढ़ना बुरी बात नहीं है, लैंग्वेज कमांड चाहिए। हर कोई किसी को पूछो डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है उसकी अपनी अहमियत है साहब, सबको डॉक्टर अच्छा बना नहीं सकते ना, अच्छा इंसान सबको बना सकते हैं अपनी कोशिश से। और करियर की बात, करियर पे उतना परेशान क्यों होना है? सबसे बड़ा करियर तो तिजारत है। जिस कौम में ताजिर होते हैं वो कौम रिवोल्यूशन लाती है। और तिजारत एक इबादत का दर्जा रखती है, सुन्नत है वो। हम ताजिरों के लिए भी वर्कशॉप लेते हैं। जहन साजी होना बहुत ज़रूरी है, सोच बनना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, ये बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। बॉन्डिंग रिलेशनशिप पर रेपो, ये खूबियाँ लाने के लिए दिन में 3 बार या 2 बार, हफ्ते में फुल डे। और ये मोबाइल का जो वो कह लेने दीजिए 2 मिनट। ये सर्वे हुआ है, जिन पेरेंट्स का भरपूर ध्यान होता है बच्चों के लिए, वहाँ मोबाइल कम इस्तेमाल। इसको आप रोक नहीं सकते, पहले तो ये जहन में रखिए। इस तूफान को रोक नहीं सकते। ये एक इक्विपमेंट्स है, एक आला है, एक हथियार है। ये हथियार सोचों पे चलता है। यहाँ डिप्रेशन होगा, ये बर्बादी करेगा। यहाँ अंधेरा होगा, अंधेरा यहाँ से मिलेगा। यहाँ रोशनी होगी, यहाँ से रोशनी मिलेगी। ये इल्म का जरिया बन चुका है। तो आपके रूटीन में मोबाइल देखने का टाइम दीजिए, बच्चे को खेलने के लिए वक्त दीजिए। इंडोर गेम्स खेलिए, कैरम खेलिए, इंडोर जितने भी गेम खेले जा सकते हैं, भले 10-15 मिनट। मैं आज भी पोता पोती के साथ खेलता हूं। और ये जंक फूड से दूर रखिए। ग़िज़ा, जंक फूड बहुत खतरनाक है। तो उससे बच तो नहीं सकते। अब मेरे पोते जो पोतियां हैं वो भी नहीं बचते। तो हमने उनकी बात हम सुनते हैं तो हम बोलते हैं हफ्ते में 1 बार आप चॉकलेट खा सकते हैं, आइसक्रीम, ये जंक फूड खा सकते हैं। हफ्ते में 1 बार आप एक डिज़ाइन बनाइए। अब हमारे पास कोई मेहमान आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। वो चॉकलेट लेके आता है, खाओ। नहीं आज संडे नहीं है ना, हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये सिखाना पड़ेगा, ये तरबियत का हिस्सा है। साफ सुथरा रखना ये सिखाना पड़ेगा। स्कूल को जाने से पहले उसका बस्ता चेक करना पड़ेगा। डेली नोट्स अगर क्या है वो देखना पड़ेगा। होमवर्क कौन सा है वो देखना पड़ेगा।
क्या इंस्ट्रक्शन है वो देखने पड़ेंगे, तब जाके तो कुर्बत बढ़ेगी। मेरी फिक्र करते हैं, वालिदैन मेरी फिक्रमंद हैं। ये जब टिफिन में ताज़ा खाना दीजिए, भूखे पेट कभी भी बच्चे को मत दीजिए। सदका खैरात तो हम भरपूर करते हैं, तालीम पर फंडिंग कीजिए, एक डब्बा निकालिए, रोज़ 1 रुपया सही, 2 रुपये सही तालीम पे खर्च होंगे। सॉक्स 2 चाहिए, यूनिफॉर्म 2 चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, आप बच्चे की खुद इज्जत करेंगे तभी ज़माने में इज्जत मिलेगी। आप इज्जत नहीं करेंगे और चाहते हैं कि दुनिया उसकी इज्जत करे, कैसे पॉसिबल है? उन कमजोरियों के साथ इज्जत कीजिए। मैं वीडियो दिखा रहा हूं और कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। इसके बाद एक सवाल का सेशन रखेंगे। ये वीडियो बहुत अहमियत का हामिल है। ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये वीडियो बनाया। अन्ना नाम की 6 साल बच्ची, इसका एक वीडियो शूट किया। जब ये शूटिंग हो रही थी, किसी को पता नहीं था कि शूट हो रही है। उन्होंने इस बच्ची को बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनाकर, ये यूनिसेफ वर्ल्ड की टॉप मोस्ट चाइल्ड पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाकर चौराहे पे खड़ा कर दिया। तो देखिए, हर जाने वाला उसकी खैरियत पूछ रहा है, उसकी खैरियत पूछ रहा है, उससे मिलने को अच्छा समझ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, भाई तुम क्यों ठहरे, आपके वालिदैन कहाँ हैं, फ़ोन करूं क्या, बुलाऊं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपके पास? हर रुकने वाला उससे बात कर रहा है। अब चेंज द सीन, उसी बच्ची को गंदे कपड़े पहनाए गए, तैयार नहीं किया गया और उसी चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। अब वो बच्ची घंटों खड़ी रही, कोई पुरसा निहाल नहीं साहब। अपना मकाम पैदा कर, शोरूम अच्छा चाहिए। कोई उसको पूछने को तैयार नहीं, घंटों खड़े रही। कोई ये भी पूछने को तैयार नहीं, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? फर्क सिर्फ कपड़ों का है, तर्ज जिंदगी का। वो बच्ची नाराज हो गई, दौड़ती हुई चली गई। उसको अजीब सा लगा। और ये शूट हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं था, ये आर्टिफिशियल शूट नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ। उसके बाद होटल में उन्होंने एक रेस्टोरेंट में, देखिए, कैमरे छुपा दिए सब जगह जगह पर उन्होंने कैमरे लगाए है। किसी को पता नहीं है कि शूट हो रहा है, बच्चे को भी नहीं पता है, और कैमरे छुपा दिए और उस बच्ची को वही पॉश बनाकर, दूल्हा बनाकर वहाँ एंट्री किए रेस्टोरेंट में। गौर से देखिए, बहुत ही, देखिए, हर कोई उससे बात कर रहा है, प्यार कर रहा है, गले पे हाथ फेर रहा है और उसके बारे में क्यों बात करना चाह रहा है। बच्चा खूबसूरत दिखाई देता है, इसलिए उससे बात करने को लोग चाह रहे हैं। अब ये सीन चेंज हो गया, वही गंदे कपड़े पहनाकर उसी जगह पर थोड़ी देर में भेजा गया, वही ऑडियंस के साथ। अब देखिए उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। कोई नजदीक लेने को तैयार नहीं है। उसने पर्स निकाल ली, कहीं चोराए तो नहीं ली जाएगी। गौर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। कंप्लेंट करके उसको वापस भेजा गया। साहब गौर कीजिए, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ खेल रहा है, साफ सुथरा कितना है। स्कूल में दूल्हा बनाकर भेजिए आप। फिर देखिए बच्चे के मिजाज में, एटीट्यूड में पाकिज़गी आधा ईमान है, तो इसकी कदर यहीं से तो होती है। अरे साहब, नया जूता पहनते हैं तो चलने का अंदाज बदल जाता है, एक दिन के लिए कम से कम। स्टार्च कपड़े पहनते हैं तो बैठने उठने में फर्क आता है, और उसका असर दिमाग पे होता है, रूह पे होता है, दिल पे होता है। आज एक छोटी सी बात हमारे जहन में नहीं आती। आप इतना भी करें, एहतमाम के साथ उसको स्कूल को भेजें, उसकी रिपोर्ट्स देखें। ये कॉन्वेंट स्कूल में होता है, क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल्स होते हैं, वहाँ सब बराबर करते हैं। सर आंखों पे, टिफिन पे ये देना है बोले तो वही देते हैं। ये गुलामाना ज़हनियत है। लेकिन हमारे अदारों में वो सिस्टम उतना नहीं हुआ इम्प्रूव। ज़रूरत है साहब, बहुत ज़रूरत है। अपने हिस्से का काम कीजिए, अपने बच्चे बेटी बेटे पर उतनी ही मेहनत कीजिए जिनका हक बनता है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके
कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। यूट्यूब पे सईद अहमद मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। डेली हम 1 से 2 शॉर्ट्स भी बनाते हैं तरबियत को लेकर, नेगेटिव से कैसे बाहर निकलें। हम ऐसे ट्रेनर और कोच काम करते हैं। मैं और एक दरख्वास्त करूंगा कि भाई जिन लोगों ने रखा है, एक मकसद है, तालीम और तरबियत दोनों का हिस्सा चाहिए। सिर्फ डिग्रियां लेके कुछ भी नहीं होगा। बड़े गुलाम अली छोटे गुलाम अली बनेगा, वो क्रिएटिविटी नहीं होगी। आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना है, रिवोल्यूशन लाना है। तो 2 ही चीज़ें बच्चे को, अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इसके लिए माँ बाप और तालीमी इदारे दोनों में जब तक संबंध नहीं आता, हम आने वाली नस्लों को संवार नहीं सकते। हर एक को अपने हिस्से का काम करना, उनको एटीट्यूड वाला बनाइए, मैनर्स सिखाइए। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता। तो कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा और मैं मुंतज़िम से गुजारिश करूँगा, आने वाले दिनों में ख़ुसूसी तौर पर कुछ बातें तिश्नगी रह जाती हैं, और तिश्नगी रहना बहुत ज़रूरी है। हर एक के अलग अलग मसाइल होते हैं। तो बच्चों की एक वर्कशॉप से कुछ भी नहीं होता। ये शुरुआत है। एक प्रोसेस चाहिए, एक मेथड चाहिए। अच्छा लगना बड़ी बात नहीं है। प्रोग्राम अच्छा होता हमको मालूम है, लेकिन इससे क्या लेके जा रहे हैं आप? एक डायरी बनाइए। 24 घंटे सबको मिलते हैं सर, 1440 मिनट। उसमें बच्चों के लिए आप कितना वक्त दे रहे हैं? रोजाना 10 मिनट तो दिया कीजिए बिला नागा। उसके दोस्त लोग कौन हैं, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, देर से आया तो क्यों देर से आया, अच्छी सोबत में बैठ रहा है कि बुरी सोबत में बैठ रहा है। बुरा दोस्त बुरी सहेली उस कोयले की तरह होता है जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है, ठंडा होता है तो हाथ काले करता है। उसको समझाइए, उसको दोस्त बनाइए। तो बहरहाल मैं ये नहीं समझता कि ये सब बातें आप नहीं जानते थे। सबको सब पता है, ज़रूरत से ज़्यादा पता है, पर दुनिया भर का पता है, अपने औलाद का पता नहीं है। मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ अपने लगते जिगर नूर नज़र पे। आप उनसे मिलिए। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। सवाल होना बहुत ज़रूरी है। सवाल होगा तभी जवाब होगा। सवाल ही नहीं होगा तो जवाब कहाँ से आएगा? बच्चों को लेकर किसी का सवाल है? सवाल होना चाहिए सर। और देखिए अक्सर होता क्या है, हम अक्सर सवाल, मैं मौजरत के साथ एक बात सवाल पूछने से पहले बोलूँगा। मेरा तो ये रेगुलर काम है। एक अजीब कैफियत है मिल्लत में, जब हम पूछते हैं सवाल पूछो तो मसाइल रखते हैं वो सामने। कौम में कितनी खराबियां हैं, अला हैं, फला हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल पूछिए, टू कंसर्न सवाल होना चाहिए, तकरीर नहीं चाहिए, सवाल चाहिए प्लीज़। तासुरात भी नहीं चाहिए। बोलिए, दे दीजिए ना जी। शुक्रिया भाई, इनके लिए जरा जोरदार क्लैपिंग कीजिए। आज सवाल पूछना बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, अभी आपने ये बात रखी कि मोबाइल एक दुनिया बन गई है। हाँ। और हर ज़रूरियात मोबाइल से पूरी हो रही है। अभी होमवर्क स्कूल के जो पेरेंटिंग का मामला आ रहा है बार बार, आप इस पर बहुत से प्रोग्राम भी यहाँ हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि पेरेंटिंग में होमवर्क जो दिए जाते हैं स्कूल की से, उसमें वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए? मोबाइल दे दिया जाए बच्चों को या उसको नहीं? मोबाइल से आप रोक भी नहीं सकते। पहली बात मैंने पहले ही बताया, मोबाइल के लिए वक्त दीजिए। आधा घंटा आप देखेंगे, उसमें टाइमिंग लगाइए। 1 घंटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या देख रहा है ये आप डिज़ाइन करेंगे। आजकल तो आज ऐप्स भी आए हैं,
और अकेले में देखने मत दीजिए, रूम में बैठ के देखिए, सिलेक्टेड टॉपिक दीजिए, क्योंकि बच्चे से स्मार्ट बनते हैं साहब, किसने कहा नहीं बनते हैं, ये बुरा नहीं है। और रही बात होमवर्क की, होमवर्क को और पेरेंटिंग को मिक्स मत कीजिए। आप अपना पहले आप अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, आपकी हर बात मानेगा वो, उसको वक्त दीजिए, सिर्फ वक्त दीजिए। हाँ हाँ हाँ, निगरानी कैसे करें? निगरानी ऐसे करें कि ऐप लें, बाकी वो देख ही नहीं पाएगा, लॉक रहेगा, उतना तो सीखना पड़ेगा। और उसमें अलार्म लगाएं, भाई तय करें कितने घंटा देखेंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, आधा घंटे के बाद वो मोबाइल स्टॉप हो जाएगा। या आधा घंटे के बाद उसको बोलें चलो हो गया टाइम, सख्ती ना करें। फिर आधा से 1.5 घंटा भी बोलिए, या आधे घंटे के बाद उसको बोले तो सुनते हैं बच्चे। लेकिन एक ऐसा एक तूफ़ान है कि इसमें आप प्यार और मोहब्बत से उसका दिल जीत सकते हैं, उसको खौफ खुदा का एहसास दिलाना। बेटा आप क्या देख रहे हैं, अल्लाह देखता है, इसमें पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, लेकिन वो बनाने वाला आपको देख रहा है। ये खौफ खुदा जब तक नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। और हमारी ज़िंदगी सब सीखेगा ना, हम कितना खौफ खुदा रखते हैं उसी में वो आएगा। तो ये चैलेंज तो है, हर दौर में चैलेंज रहा है, होगा, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन सोच बना सकते हैं। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है। और कोई सवाल है? कोई सवाल या माओ की तरफ से कोई है? ख़वातीन की तरफ से अगर कोई सवाल हो तो बताएं। बस कम से कम 3 सवाल तो हो जाएं। आप लोगों की तरफ से अगर कोई सवाल हो तो बताइए। अभी जो हमने बातें की उसी के पस मंजर में, यहाँ दीजिए प्लीज। सर मेरा ये मानना है, जैसे आपने अभी मोबाइल पे आपने बात कही, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मोबाइल चलाने से बच्चे का रिजल्ट 10% कम आता है, तो मेरा मानना है कि उसको मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि सर एक मिनट, सवाल पूछिए। सवाल हाँ, हो गया सवाल, आपका? सवाल ही हाँ, हुए। एक्सप्लेनेशन मत दे, सवाल है, सवाल ही पूछना है। देखिए आप कुछ भी करें इसको रोक नहीं सकते, वो कुछ दिन रुकेगा, जिस दिन में मौका मिलेगा। अब 24 आवर्स तो रहने वाले नहीं है, उसको कबूल कीजिए। ये चैलेंज है, परसेंटेज का इसका लेना देना कुछ भी नहीं है, माफ करना, वो एक अलग मेथड है। परसेंटेज जिंदगी नहीं है। बच्चों को स्मार्ट बनाइए, मेरिट होल्डर मत बनाइए, स्मार्ट। देखिए आने वाले दिनों में डिग्रियों की अहमियत नहीं रहने वाली है। रही बात बच्चों को उस सब्जेक्ट आप डिजाइन करेंगे, कौन सा देखे, क्या देखे, आप डिजाइन कर सकते हैं। आप पढ़ने के लिए वक्त दीजिए, मोबाइल के लिए वक्त दे रहे हैं, खेलने के लिए वक्त दे रहे हैं। ये जब वैरायटीज होती हैं उसके साथ थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। और बच्चा है, स्लिप ऑफ टंग और स्लिप ऑफ वर्क हो जाता है, आप कोशिश तो कर सकते हैं। सर लेकिन ये मोबाइल उसका हल तो नहीं है, जो आपने कहा कि मोबाइल उसका हल नहीं है। हम मोबाइल को बच्चों को दूर रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी कमियां हैं कि गार्जियन बच्चों को मोबाइल दे के अपना जो है बच्चों से दूर हो जाते हैं। हाँ, कुछ घर मैंने ऐसे देखे हैं, बिल्कुल सही है, वो खुद पेरेंट्स भी नहीं देखना चाहिए, फिर तब बच्चा नहीं देखेगा। है हिम्मत, आप भी ना देखें। कई ऐसे घर मैंने देखे हैं जहां पर डब्बा फोन है, ठीक है ना, आपको फोन 16 एट द एज ऑफ 16 के बाद मिलेगा। अमेरिका में एक कानून पास हुआ है पार्लियामेंट में, वो एप्लीकेबल हुआ नहीं, पता नहीं, कि 16 साल तक स्मार्टफोन बच्चे को नहीं देना चाहिए, डब्बा फोन दीजिए। आप कांटेक्ट में रहिए, बात कीजिए। और रही बात ऑनलाइन, अगर कुछ लेसन लेना है, स्क्रीन पे घर में स्क्रीन बनाइए, हॉल में बड़ा सा उसको वेबसाइट दिखाइए, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दीजिए। बेहतरीन चीज़ें हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा जाता है, तो उसको पता चले, वो उससे भी दूर न रहे और मोबाइल का इन प्रॉपर इस्तेमाल करें। तो कई घरों में ऐसा है कि पेरेंट्स भी डब्बा फ़ोन यूज़ करते हैं,
या अगर करते भी हैं तो बच्चे के सामने कभी उसको कम देखते हैं। कुछ ज़रूरतें हैं आज बगैर मोबाइल के चल नहीं सकते हम, ये हकीकत है। आप कुछ भी मानो ना मानो, अगर आपके लिमिटेशन है तो और बात है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मुट्ठी में कब आएगी? तो ये सोचों पे चलता है। अभी कुछ जगह तो ऐसे हादसा हुए हैं, शोलापुर मेरा नेटिव प्लेस है महाराष्ट्र में, लाड़ो प्यार में वाला बड़ा बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया था। 13-13 घंटे मोबाइल देखते हैं लोग। इसमें मेजॉरिटी मोबाइल देखने में टीन एज और ओल्ड एज, जो 60 के ऊपर चले गए हैं वो इसी में लगे हुए हैं। दादा देख रहे हैं, दादी भी देख रही है, फिर पोता नहीं देगा, नवासा नहीं देखेगा। कमाल की बात है, हमारी कॉपी करेगा ना वो। तो एक लड़का था, वो इतना एडिक्ट हो गया, उसके मामू गुस्से में आ गए, उसका मोबाइल लेके तोड़ दिए। वो सदमे में आ गया बच्चा, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, चक्कर आके गिर गया, कोमा में चला गया। 22 दिन कोमा में रहा। जब आंख खुली तो पहला जुमला यही था, मोबाइल कहाँ है? क्या करेंगे आप? ये गुलाम बनाने के लिए काफ़ी है। ये सोचों को गुलाम बनाता है। इसके नुकसानात वाज़ेह तौर पर बताइए। ये हमारी सलाहियतों को छीन लेगा। लेकिन होश हवास में क्या तुम अकल का इस्तेमाल नहीं करते? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? कुरान मजीद के 756 आयतों में रब्बुल आलमीन कहता है क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अकल एक्टिवेट कब होती है? जब इस्तेमाल होती है। सवाल पैदा होता है, उसके नुकसान बताइए कि कौन सी चीज़ हराम है देखने के लिए। बच्चे सुनते हैं, हम कोशिश तो करके देखें। कोई और सवाल? लास्ट आखिरी जी। मेरा सवाल ये है कि हम अपने बच्चों के ताल्लुक से ये मुतालबा रखते हैं कि अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन आना है, पूरे स्कूल में टॉप आना है। यहाँ बच्चे और पेरेंट्स सभी हजरात मौजूद हैं। आपके ज़रिए मैं ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या मैं नंबर लाना ही बच्चों के लिए सब कुछ है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सवाल के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। देखिए, मैं इस फील्ड से मैं भी पेरेंटिंग करता हूँ, मेरे भी खानदान है, मेरे भी बच्चे हैं। मैंने बहुत कुछ जो सीखा है बच्चों से सीखा है। आज 21 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे घर में भाइयों के बच्चे और मेरे बच्चे 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। इनमें से हमारे जो भाई के बच्चे हैं, मेरी बच्ची एक डॉक्टर, मेरे 3 बच्चे हैं, एक डॉक्टर है और 2 लड़के हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मेरे ख़ानदान में 14 डॉक्टर हैं। मेडिकल मतलब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, टॉप डिग्री हासिल की हैं, कुछ अमेरिका में डॉक्टरशिप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहुएं भी डॉक्टर हैं। तो हमारे ख़ानदान का एक रिवाज बन जाता है कि सब डॉक्टर तो सब डॉक्टर, और लोग वैसा बनने की चाहते हैं। तो मेरी लड़की जो थी वो MD मेडिसिन हो गई। एक लड़का जो छोटा था वो आर्किटेक्ट बन गया। एक बच्चा था जो स्लो लर्नर था, मेरे लिए एक चैलेंज था। इन्वायरमेंट सही नहीं मिला और 10th में उसने 52% मार्क लिए। तो हमारे ख़ानदान में 52 मतलब ज़िंदगी बेकार हो गई, ख़त्म हो गया, खलास, अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैंने उसको आर्ट्स में डाला। जैसे ही आर्ट्स में डाला और वबाल शुरू हो गया। ज़िंदगी, बच्चे की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं आप। आर्ट्स करके क्या बनेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएगी लाइफ। लेकिन बच्चा भी डिप्रेशन में चला गया। चूंकि मैं खुद अदारे में काम करता था, जब मैं आर्ट्स में एडमिशन लिया तो दोस्त लोग ही बोलते थे, अरे अब्बा बड़े बड़े बातें करते हैं, हाँ ट्रेनर बन के घूमते हैं और तेरी लाइफ से खेल रहे हैं, तुझसे आर्ट्स करवा रहे हैं। अब बच्चा घर में आकर रोता था, मेरे लिए चैलेंज था। तो मैंने बच्चे की वो सब काउंसलिंग की जो मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ। बात बिगड़ गई थी, सारे दोस्त लोग साइंस में चले गए थे और ये आर्ट्स में गया था। तो मैंने बिठा के बोला, बेटा दुनिया में तेरा भला चाहने वाला पहला आदमी कौन है? कौन है?
मैं हूं ना। और पहली औरत कौन है? तेरी माँ है। बेटा हमारी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तेरा हम भला चाहते हैं। तो नाराज़ी रहा वो, 12th का पर्चा दिया, 12th की एग्ज़ाम हो गई, मुझे बोला अब्बा मैं फेल होने वाला हूँ। बोला फेल तो फेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको अच्छा बच्चा चाहिए, भले नापास हो जाए। मैंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। रिजल्ट देखने बैठे तो रिजल्ट में पास हो गया, वो 37% मार्क मिले। कितने? 37। मैंने पेड़े बांटे, घर में बैठा, पास हो गए। देखो तुम साइंस में जाते तो साल बर्बाद होता, आप उस मिजाज के नहीं है। मैंने उसकी काउंसलिंग की थी कि किस रुझान का है, आप सोच का हिस्सा बनेंगे तब उसके जिंदगी का फैसला ले सकते हैं। दूसरों से राय मत लीजिए, हवा में क्या चल रहा है वो मत देखिए, परसेंटेज पे ध्यान मत दीजिए, नतीजा सुनिए। उसके बाद वो सिंपल आर्ट्स किया, वो पेड़े काम है, 37% का सेलिब्रेशन काम आया, मोटिवेट हो गया बच्चा, उसका रेशो बढ़ने लगा, ग्रेजुएशन 65% लेके पास हो गया। मैंने उसको MSW करवाया, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, और वहां से उसका जो लाइन चेंज हो गई, आउट ऑफ बॉक्स जाकर काम करना। देयर आर 37,000 अपॉर्चुनिटीज, हमको मुश्किल से 15 या 20 मालूम है। हमारे जिंदगी का पूरा मकसद जरूरियात को पूरा करना है, जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। आप काम का बनिए, जरूरतें पीछे आती हैं। उस बच्चे को हमने यही सिखाया। MSW करने के बाद अपने काम को इबादत समझना, इबादत है काम, रिस्क हलाल वहां से शुरू होता है। नतीजा इन शॉर्ट, आज वो बच्चा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में ग्रांट मैनेजर है। ग्रांट मैनेजर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 3,000 करोड़ की चैरिटी करता है। 80 लोग हैं, वो चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाइनल अथॉरिटी उनके पास है। आज वो 8 करोड़ 7 करोड़ उसके कहने पर NGOs को मिलते हैं। हम हर जगह जाते हैं, हाउ टू गेट द फंड्स, इसके सारे जो फायदे हैं क्रिश्चियन मिशनरी उठाते हैं। मैं 50 लोगों से बात कर चुका हूं, अब तक एक हमारे फ्रेंड एलिजिबल हो गए, या कोई वसीला नहीं होता। ये बात फिर कभी हम मैनेजमेंट के साथ भी करेंगे अगर कोई जानना चाहता है। तो वो बच्चा आज हमारे खानदान में सबसे टॉप में है। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है साहब। जब वो कमजोर बनता है, फेल होता है, तब माँ बाप की उसको ज्यादा जरूरत है, तब उसको समझने की जरूरत है, तब उसको बैसाखी बनने की जरूरत है। हम उस वक्त उसको टॉर्चर करते हैं, एहसानात याद दिलाते। प्लीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान सोने चांदी के काने हैं, इंसान हीरा है। तो हर बच्चा हीरा है साहब। अरे भाई, जो स्कूल को नहीं जाता वो तो कॉर्पोरेटर और MLA और CM बनता है साहब, क्या बात कर रहे हैं, ताजिर बनता है। हमको बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, सेफ्टी जोन, कंफर्ट जोन चाहिए। पेट कैसा भरेगा, ये कंसेप्ट थोड़ी होता है साहब। बच्चों के लिए एक ऐसी जिंदगी बनाइए, बेटा फेल हो जाना लेकिन कभी कॉपी नहीं करना। फेल होना बुरी बात नहीं है साहब, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। आर्किटेक्ट में मेरा बेटा 3 साल फेल हुआ। मैंने कहा बेटा आर्किटेक्ट बनना है तो बनो, हमको आर्किटेक्ट बेटा नहीं चाहिए, प्यारा बेटा चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए। हाँ बनना है और 5 साल फेल हो जाओ, मैं कपड़े संभालूंगा, लड़ो। आज वो टॉप का आर्किटेक्ट बना है। वो मुश्किल के वक्त में अजीब पेरेंटिंग होती है साहब, जब बच्चों को जरूरत होती है अब हाजिर नहीं रहते। तो प्लीज, मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हमने आपके शेयर की। आप पहले पॉजिटिव बनिए। इन्वायरमेंट कैसे, इस इन्वायरमेंट में मैंने माना बहुत रात है, अंधेरा है, घुटन भी ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। चिराग दिल के जलाओ तो कोई बात बने, पराए घर जलाना कोई कमाल नहीं। हमारी आने वाली नस्लों को बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड रेपो हम काम के बनेंगे, तभी हम
अपना मकाम बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। गौर फिक्र करें, अकल से काम लें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद बनाएं। हीरा है तो तराशने के लिए 4 वेपन लगते हैं, हमने डिज़ाइन किया है। पहला वेपन है रूह, जिसका ताल्लुक़ अनवार तजल्लियात से है, उस रब्बुल आलमीन से है। बॉडी पावर, दिल की ताकत, दिमाग की ताकत, ये अगर साफ़ हैं तो दुनिया खेल तमाशा है, तो इस खेल में आप हमेशा आगे रहेंगे, तमाशे में अपना मकाम बनाएंगे। मैं फिर एक बार तमाम मुंतज़िमीन का मशकूर ममनून हूँ। मैंने आपके साथ बहुत ही मुख्तसर, ये इतने वक्त में नहीं होता, फ्यूचर में कभी आप रजिस्ट्रेशन करके बाकायदा सिलेक्टेड माँ और बाप दोनों आएँ, भले ही 50 आ जाएं, दोनों मिलाकर 50 लोग आ जाएं, 25 मतलब 50, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ। बहुत सारी बातें, चूँकि यहाँ बच्चे हैं, उनके सामने हम बोल नहीं सकते, कुछ बातें हम ही तय करनी पड़ती हैं। इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। या रब, ये इल्तिजा है, अगर तू करम करे वो बात दे ज़बां में जो दिल पर असर करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।